से रूबरू करा देता हूं। कुंदू साहब का आपने देख लिया था। रविंद्र सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत कुछ है आपसे बातचीत करने के लिए। सबसे अच्छा नंबर्स पे बाद में आऊंगा कुंदू सर। पहले क्या है, बड़ा ट्रिगर मेरे लिए हो गया, कल आया हुआ ताजा बजट। तो अच्छा, मैं ऐसे ही आपके आने से पहले सोच रहा था शायद एनबीएफसी के लिए मिक्स्ड बैग टाइप बजट की मैच देखते हुए। एक तरफ मैसिव गवर्नमेंट बोरोइंग है 17.2 लाख करोड़ की, एक्सपेक्टेशन से शायद कहीं ज्यादा, और शायद वो सबको स्क्वीज आउट करे, क्राउड आउट करे। आपकी भी शायद कॉस्ट बढ़ रही हो ऐसे में, पर कितना असर, अब आपकी कॉस्ट मतलब क्राउड आउट करना, उसमें छोटों को ज्यादा दिक्कत होती है। आप जैसे हाईली रेटेड दिग्गज प्लेयर्स को पता नहीं किस हद तक इस बात का क्राउड आउट होने का खामियाजा भुगतना पड़े। आप कैसे देख रहे हो एनबीएफसीज के लिए, और उसमें भी एक दिग्गज एनबीएफसी चोलामंडलम के लिए? कितनी सरदर्द वाली बात, कितनी दिक्कत की बात। आशीष जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो बजट को सिर्फ एक छोटे से एंगल से देखना मेरे हिसाब से ज्यादा उचित नहीं है। सबसे पहले तो अपने को देखना चाहिए कि बजट का मकसद क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट का जो मकसद है वो विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कदम बढ़ाने वाला बजट है। जहां पर आप देखेंगे कि फोकस है कि स्मॉल टाउन्स में काम करना है, युवाओं के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। ये सारी चीजें जो है ग्रोथ लाने वाली है। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट कॉस्ट घटता है, अकॉर्डिंगली हम जो है इंटरेस्ट इनकम अकॉर्डिंगली हम चार्ज करते हैं। तो वो तो ट्रांजेक्शन लेवल पे चलता रहता है। जब कॉस्ट कम हो जाता है तो पास ऑन कर देते हैं, जब कॉस्ट बढ़ जाता है तो भी पास ऑन करते हैं। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा, बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ होना चाहिए। अगर कंट्री ग्रो कर रही है, और हम इस कंट्री में हैं जो लगातार ग्रो कर रही है, और आने वाले दिनों में अगर ग्रो करती है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2047 तक ये भारत विकसित होने वाला है, तो सारे एनबीएफसी, सारे बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फायदा होगा, सारे पब्लिक को फायदा होगा। तो उसके लिए हमें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ रहेगा तो सब ठीक है। दैट इज मैं, मैं, नाउ मैंने तो सिर्फ क्योंकि आपका स्पेसिफिक, मैं एग्री करता हूं आपसे। बजट की गणित करके देखिए, मैंने सही कहा, मैंने कहा ग्रॉस बोरोइंग एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ी हैं, पर उसमें एक इंटरनल ये है कि उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है। फ्रीबीज के लिए नहीं हो रहा है, केपेक्स पे स्पेंड होगा, नेशन बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पर मैं फिर भी मैं वापस आऊंगा अपने सवाल पे। क्राउड आउट तो हो रहा है, गवर्नमेंट आएगी, एग्रेसिव होगी इस मार्केट में, और सब कह रहे हैं शायद फ्रंट लोड कर रही हो केपेक्स को। तो अगले 2 क्वार्टर्स में कुंदू सर ऐसा तो मान के चलूं कि आपके कॉस्ट ऑफ फंड थोड़े से बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपकी रीडिंग है कि नहीं है? नहीं, मैं वही आपको समझाना चाह रहा था। क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड कम हुआ है हाँ, पिछले हाँ, 1 साल में, जो रेपो रेट है 100 बेसिस पॉइंट से ऊपर कम हो गया है। लेकिन सारे एनबीएफसी को उसका 100 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट आया नहीं है, क्योंकि सारे लोग जो बोरो करते हैं बाजार से, उनका एक फिक्स रेट बुक रहता है और एक फ्लोटिंग रहता है। फ्लोटिंग का बेनिफिट आ जाता है इमीडिएटली। फिक्स का आता है जब वो टेनर मैच्योर होता है और उस समय उसका रेट कितना रहता है। तो हमने अगर मान लीजिए कि हमारा बोरोइंग कॉस्ट अगर 8.5% रहा होगा, और हाल के दिनों में कम होकर 7.8 आ गया है। मैं सब ये सारे नंबर हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ ताकि आप समझे, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। और ये 7.8 जो है 8 भी हो जाता है, तो भी जब वो ड्यू होगा तो 8.5 से 8 में ही आएगा ना। इसका मतलब है कि हमारा जो बुक यील्ड है, ओवरऑल बोरोइंग है, मार्जिनल बोरोइंग से बढ़ने से भी उतना ज्यादा फर्क इमीडिएटली नहीं आने वाला। ये तब अब आएगा जब पूरा का पूरा जो फिक्स रेट बुक है हाँ, रीप्राइस हो जाएगा, और उसके बाद जो है बढ़ना चालू। तो इमीडिएटली हमें इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमारा कॉस्ट ऑफ फंड जो कम हो गया है, जैसे कि आज के डेट में हम हमारा बोरोइंग कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ फंड 6.7% के आसपास हम्म, है। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि 6.7 और थोड़ा सा कम भी हो सकता है। बढ़ने के चांसेस इतना जल्दी नहीं है, होगा बाद में होगा अगर लगातार बढ़ेगा तो। नहीं ठीक है। रिजल्ट पे भी रखिएगा। एनाइम्स वगैरह स्क्रीन पर आएंगे। एनाइम्स में 8% क्लॉक करा चोलामंडलम ने लास्ट क्वार्टर में। साल दर साल देख लीजिए, क्यू ऑन क्यू देख लीजिए, मार्जिन्स एक्सपैंड करके डिलीवर करे। आता हूं फिर से कहीं और से पकड़ता हूं। कुंदू सर, आपने हाल में एनसीडीज के थ्रू फंड रेजिंग करी थी, सब 8% कूपन पे पैसे उठा लिए थे। अब 8% के नीचे उठाना पॉसिबल है क्या? टाइट है मार्केट, थोड़ा सा हाँ, टाइट है। हाँ, तो लेकिन क्या है ना, ये चेंज होते रहता है वो, मतलब दिस इज नॉट फिक्स।
मतलब आज जिस चीज का हम बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर लिक्विडिटी बढ़ जाए, किसी भी कारण से बढ़ जाए, तो वो पॉसिबल हो सकता है। तो एनसीडी एक शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है, वो टाइम टू टाइम वेरी करती है और हमेशा ऐसा हुआ है, और उसमें हमारा ज्यादा फोकस नहीं रहता है। हमारा फोकस तो बैंक बोरिंग पे ज्यादा रहता है, जहाँ पर 50-60% हमारी डिपेंडेंसी है। एनसीडी पे जो ज्यादा से ज्यादा 10% है, तो प्लस माइनस है, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। हाँ, एक फंडामेंटल जो आपका जो कंसर्न है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, और जिसके कारण आप कॉस्ट ऑफ फंड जो कम हो रहा था, उसकी रफ्तार अब रुक जाएगी या थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ये सब सही है। बट इसका अभी जो एडवर्स इम्पैक्ट है कॉस्ट ऑफ फंड में, इमीडिएटली नहीं आने वाला, ये आएगा तो भी 1 साल के बाद आने वाला। ठीक बात। बैंक बोरोइंग की बात छेड़ी आपने, तो एक अपडेट और आया था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क को का प्रपोजल आया बजट में। अगर रिफॉर्म्स एक्चुअली टेक प्लेस करते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ज्यादा लिक्विड होगा। ऐसा हुआ तो कुंदू सर, इस आसान शब्दों में बैंक डिपेंडेंस हमारी अच्छी खासी रिड्यूस हो रही होगी, ये मानूं? या एटलीस्ट एक बेहतर रेवेन्यू खुल रहा होगा, ऐसा मानूं? इसको कैसे रीड करूं इसको? देखिए, डिपेंडेंसी तो कम हो सकता है सर, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो प्राइसिंग होता है, जो हमको ऑफर करना पड़ता है, वो ज्यादा रेट में ऑफर करना पड़ता है एट द कंपैरिजन विद बैंक बोरोइंग। तो उसमें भी हमारा एक लिमिटेशन रहता है कि हम इतना ही बॉन्ड करेंगे, नहीं तो हमारा जो बोरोइंग का जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जहां से सोर्सेस से बोरोइंग होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमारा ओवरऑल बोरोइंग इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो ईज़ी हो जाएगा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, वैसा हो जाने के कारण क्या हम उसमें ज़्यादा बढ़ाएँगे? वो डिपेंड करता है कि वहाँ उस समय उस पे कितना रेट चल रहा है। हाँ। अच्छा, इस समय हमारी बोरोइंग मिक्स में बैंक्स कहाँ स्टैंड करते हैं? कितना मिक्स का कंट्रीब्यूशन उनका आता है? जितना भी फिक्स्ड रेट बुक है जो 50% के हाँ। प्लस का है, वो सारा ही बैंक्स ही है हमारा। पूरा का पूरा बैंक से पूरा बैंक से। 50-60% बैंक से आता है। और बैंक फिर फर्दर दूसरे तरीके से हमको फंड करती है, जैसे सिक्योरिटाइजेशन हो गया, डायरेक्ट असाइनमेंट हो गया, जो अलग मतलब इंस्ट्रूमेंट है। तो ओवरऑल तरीके से अगर आप देखेंगे तो बैंक के ऊपर हमारा जो टोटल डिपेंडेंसी है, वो 60-70% के आसपास चला जाता है। अच्छा, इसका पॉजिटिव साइड, जो मैसिव बोरोइंग प्रोग्राम अनाउंस कर दिया जिसने शायद स्ट्रीट को थोड़ा बहुत सरप्राइज करा, हालांकि बॉन्ड मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक रिएक्शन नहीं था। खर्चा जो हो रहा है वो अच्छा खर्चा हो रहा है। 12.2 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स अनाउंस करा, 11.2 लाख करोड़ रुपए पिछले साल का बजटेड एस्टिमेट था, तो 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा तो यही जा रहा है क्लियर कट। ग्रोथ, आप इसका मतलब कुंदू सर, आप कैसे देख रहे हो इस केपेक्स स्पेंड को? ये तो आसान शब्दों में मतलब आपके लिए या एनबीएफसी के ग्रोथ के एवेन्यूज खुल रहे होंगे, है ना? हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो इंटायर कैपेक्स है, इंटायर इन द सेंस मैं हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 12.2 लाख करोड़ पूरा का पूरा, बट हाँ, उसका सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है स्मॉल टाउन्स में जाने वाला है। बड़े शहरों के लिए भी बहुत सारी घोषणाएँ हुई है, जैसे कि हाई स्पीड रेल बनाएँगे, स्पेशल कॉरिडोर डेवलप करेंगे, बट छोटे जगह शहरों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितनी सारी चीज़ें छोटे शहरों के लिए, किसानों के लिए, किसान के इनकम को बढ़ाने के लिए, महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, जितनी सारी घोषणाएँ हुई है, वो सारे, और अफोर्डेबल हाउसिंग में जितना पैसा जाएगा पीएमआई के अंतर्गत, ये सारा चीज़ जो है वापस एनबीएफसी के पास आएगा या बैंक्स के पास आएगा, जो उस सेगमेंट को एड्रेस करते हैं। और चूँकि हमारा 90% ब्रांचेस स्मॉल टाउन में है, टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5, हमारे को ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जब मैक्रो इंडिकेटर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या आपका समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इम्प्रूव होता है, तो सिक्लिसिटी ठीक होने लगती है और डिमांड बढ़ने लगता है। और जब डिमांड बढ़ता है तो कमर्शियल व्हीकल का डिमांड बढ़ता है, गाड़ियों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और व्हीकल फाइनेंस जो है 60% है हमारी कंपनी का। तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट हमारे को होने वाला है। करीब 2000 से ज़्यादा ब्रांचेस है छोटे शहरों में। तो इन सभी का बेनिफिट हमको डायरेक्टली मिलने वाला है आने वाले दिनों में। सब अच्छा है मतलब, और नहीं, बजट अच्छा ही है। बढ़िया। थोड़ा सा सेंटिमेंट हमारे स्टॉक मार्केट में बिगड़ गया था कि वो एसटीटी वगैरह सोचा नहीं था और वो आ गया, इसलिए अदरवाइज सही में बजट जो पुराना केपेक्स के थ्रू थ्रस्ट देने की कोशिश, बढ़िया एसेट्स क्रिएशन की कोशिश, वो जस की तस कंटिन्यू कर रही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और थी, एफएम साहिबा ने वो बैंकिंग फॉर विकसित भारत ये कहा था कि हाई लेवल रिव्यू करेंगे इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के साथ, बैंक्स को, इवन एनबीएफसी को अलाइन करने की बात करी थी। इसका मतलब क्या ज्यादा रेगुलेटरी ओवरसाइट की बात कर रही हैं मैम आप पर क्या? नहीं, 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 इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2047 के लिए कि विकसित भारत के लिए सारे के सारे विकास खंड लेवल पे या तहसील लेवल पे फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, बैंकिंग की फैसिलिटी रहनी चाहिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी काम करनी चाहिए। अगर आप छोटे से शहरों में जाते हैं, बहुत छोटे से टियर 4, टियर 5 में अगर बैंकिंग की सुविधा नहीं है, तो एनबीएफसी को पैसा कैश में कलेक्ट करके बड़े शहर में आना पड़ता है, आस-पास के तहसील में, ब्लॉक से तहसील में मूव करना पड़ता है। तो वो सारा चीज़ और कस्टमर के लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट है, लेकिन वो जा नहीं पाता कि बैंक अकाउंट मस्ट है, तो वो बैंक का अकाउंट खोल लिया 50 किलोमीटर डिस्टेंस में। तो अगर कस्टमर के पास रहेगा और एनबीएफसी वहाँ पर ऑपरेट कर पाएगी, तो ऑटोमैटिकली ग्रोथ फास्ट हो जाएगा। उस चीज़ की मुझे ऐसा लगता है कि एफएम साहिबा का उद्देश्य वो है कि कैसे आप जो है छोटे कस्टमर जो जिसके पास अभी क्रेडिट की पहुँच नहीं है, उसको कैसे पहुँचाया जाए? और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ही वही है। सारे लोग इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। थोड़ा-सा उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, एम्प्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो एक अगर हाई कमिटी अगर बैठती है, तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा सभी को होगा, देश को होगा ज़्यादा। हाँ, आपने एक बात मैं पूछने ही वाला था कि हम जाने जाते थे व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए, फिर हमने नए एवेन्यूज पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और बाकी बिजनेसेस, इवन मैं तो अभी देख रहा था वो गोल्ड लोन, गोल्ड डिसबर्समेंट्स पिछले साल कुछ नहीं था, अब धीरे धीरे करके आप उस स्पेस में भी उतरने की तैयारी कर रहे हो। यहाँ से आने वाले समय में आपने कोई बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करे होंगे, एक डिपेंडेंस रिड्यूस होकर 60% पे आ गई है, बाकी एवेन्यूज खुलने शुरू हुए आपके, आप नए नए एवेन्यूज में उतर भी रहे हो। यहाँ से आगे सेफ आगे 5 साल का अगर रोड मैप बनाया हो तो आपका मिक्स कैसा नजर आएगा सर, सेगमेंट वाइज? देखिए, पिछले 8-10 साल से हम काम कर रहे हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन कैसे क्रिएट किया जाए चोला में। माइक्रो फाइनेंस छोड़ के सारे फाइनेंसिंग के जो भी प्रोडक्ट है हमने लॉन्च कर चुके हैं। व्हीकल फाइनेंस, लैप एंड अफोर्डेबल हाउसिंग हमारे 3 बड़ी डिविजन्स हैं, जहाँ पर हमारा करीब-करीब 90% का ओवरऑल मिक्स आता है, 10% नई बिज़नेसेस में है। अब ये 10% ऑब्वियसली बढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम व्हीकल फाइनेंस और लैप एचएल में ग्रोथ में कोई कमी रखना चाहते हैं, सारा का सारा एक्सेलरेटर उसी तरह से दबा रहेगा। पर चूँकि न्यू बिज़नेसेस का अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है, सारे जगह में हम जहाँ भी जा रहे हैं छोटे मार्केट में, उनको सब चीज़ एक जगह में चाहिए। इसका फ़ायदा चोला को, चोला के कस्टमर को, चोला के मार्केट को और हमारे माध्यम से देश को मिलेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि व्हीकल फाइनेंस का मिक्स कम हो सकता है, ज़रूर 60% से वो 50% और 50 से 45 आएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग और लैब पहले बढ़ेंगे, फिर बाद में सारे बढ़ेंगे। तो धीरे-धीरे अगर आपको 10 साल का ग्रोथ का प्लान बनाना है, तो आपके पास तो ज़्यादा से ज़्यादा इंजन चाहिए जो लगातार ड्राइव करे आपके ग्रोथ को। आप कितना दिन तक 1 ही या 2 या 3 बिज़नेस पे डिपेंड करेंगे। तो हमने अब 8 बिज़नेस को बना लिया है। तो हमारी ये इच्छा है कि आने वाले दिनों में ये सारे के सारे 8 के 8 बिज़नेस दे आर ऑल फायरिंग फ्रॉम ऑल सिलेंडर्स, टाइम टू कम। बढ़िया है। खैर उतरे हैं तो ये उम्मीद से उतरे होंगे कि बड़े हों अपने अपने सारे वर्टिकल्स, अपने आर्म्स। लेकिन कुंदू सर, हमेशा मज़ा आता है आपसे बातचीत करके, लेकिन समय खत्म हो गया क्योंकि एलआईसी के एमडी साहब भी इंतजार